प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थी विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान। और विज्ञान में हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा की विज्ञान, और 10वीं के विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर था, पहला चैप्टर हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है हमारा 10वीं का विज्ञान का, वो है, उसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि अम्ल क्या होता है, अम्लों के प्रकार और अम्लों के अभिलाक्षणिक गुण। फिर होता है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारकों के प्रकार, क्षारकों के उदाहरण और क्षारकों के अभिलाक्षणिक गुण। और उसके साथ साथ में पढ़ेंगे लवण है, वो लवण क्या होता है, और लवण की जो भी परिभाषा है, उदाहरण है, और लवणों के अभिलाक्षणिक गुण है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी इस क्लास का फायदा ले सके। और हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने लाने की। ठीक है ना? तो अध्याय है इसका नाम है प्रिय विद्यार्थी दूसरे का अम्ल, क्षारक और एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, इन तीनों चीजों का या तीनों विषयों का हम इस अध्याय के अंतर्गत जिक्र करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है प्रिय विद्यार्थियों कि जो भी ये टॉपिक है, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और महत्वपूर्ण होने के लिए इसमें से जो डेफिनेशन बनेगी, एग्जाम्पल बनेंगे, वो सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछली परीक्षाओं का पेपर पैटर्न उठा करके देखा तो उसमें बहुत सारे इन चैप्टरों से प्रश्न हैं आपके बनते हैं, और पिछली बार भी पूछे गए। ठीक है, तो आप इस क्लास को सीरियस लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जो और भाई बहन है वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा बेसिक जीवन में या दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, जैसे आप नींबू खाते हो। ठीक है, नींबू जैसे जुबान के संपर्क में आता है तो आपको बहुत ज्यादा खट्टा लगने लगता है। ठीक है, लगने लगता है, कभी देखा ऐसा? और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें जैसे सिरका है, सिरके को आप जुबान पर रखोगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा खट्टा लगने लगेगा। यानी जुबान की जो स्वाद कलिका है वो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसी चीज है। ठीक है ना, वो टेस्ट का पता करके आपको बता सकती है। तो ऐसा आपने पहले महसूस किया होगा, कई बार आपने क्या महसूस किया, और महसूस के बाद में आपके दिमाग में क्या प्रश्न आया कि ये ऐसी खट्टी क्यों लगती है, ऐसा इसमें क्या पाया जाता है कि ये खट्टी लगती है। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी हम बात करेंगे अम्ल की। क्या करेंगे? अम्ल की। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल। इस अम्ल को हम इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थियों एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ, क्या प्रिय विद्यार्थियों, वे पदार्थ तो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं। यानी जलीय विलयन में जब अम्लों को, प्रिय विद्यार्थियों, कब जब अम्लों को किसमें, जलीय विलयन के अंतर्गत मिलाया जाता है तो ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, अपघटित हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है? अपघटित का मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी मौलिक संरचना इनकी टूट करके क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं। किसका? H+ आयन देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे अम्ल। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयनों को त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अम्ल कहेंगे। प्रिय विद्यार्थी, क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन
देते हैं तो उसे प्रिय विद्यार्थियों अम्ल कहा जाता है या अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे सारे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन के अंतर्गत H+ आयनों का त्याग करते हैं या अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं तो उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से अम्ल है, अम्ल का नाम उदाहरण में आपने सुना होगा पहले भी प्रिय विद्यार्थियों। जैसे एक होता है HCl, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये H+ जो HCl है, ये HCl बहुत ही प्रबल अम्ल माना जाता है और इसका सटीक उदाहरण है अम्ल का। ठीक है, HCl के बाद में आपने देखा होगा H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, कौन सा, सल्फ्यूरिक, जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है प्रिय विद्यार्थियों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसे प्रिय विद्यार्थियों अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, और चनों का दालों का राजा किसको कहते हैं, चनों को। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चंस है जिसको आपका यहाँ से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आए तो HCl और H2SO4 आया है, तो ये H2SO4 को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों अम्लों का राजा। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है, और दूसरा है HNO3। क्या है, HNO3। HNO3 को मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इस नाइट्रिक अम्ल को प्रिय विद्यार्थियों सोरे का तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरे का तेजाब। ये जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में नहीं दे रखी है, इसलिए से निवेदन रहेगा कि आप ज्यादातर आपका जो फोकस है वो या व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, जो HNO3 है यानी नाइट्रिक अम्ल है प्रिय विद्यार्थियों, HNO3, इस नाइट्रिक अम्ल को ही प्रिय विद्यार्थियों सोरे का तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरे का तेजाब। तो ये सारी चीजें आप नोटबुक के अंतर्गत नोट करते चलेंगे। साथ में डेफिनेशन तो मैं लिखा रहा हूँ, बाकी ये चीजें भी है जो इनके भी साथ साथ में आपको लिखवा रहा हूँ। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, ये अम्लों का राजा कहलाता है। फिर HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है, और इस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको कहते हैं हम शोरे का तेजाब। ध्यान देना। तो ये बेसिक जो जानकारी है, इस बेसिक जानकारी का भी आप विशेष साथ में लिखते चलना। ठीक है ना, बुक्स के अंतर्गत नोटबुक के। अगली हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अम्ल हो गया, अम्ल की परिभाषा होगी, और अम्ल की परिभाषा के बाद में प्रिय विद्यार्थियों हम किस आधार पर पता लगाएंगे कि अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अम्लों के गुण। क्या लिखेंगे, अम्लों के अभिलाक्षणिक गुण। जिस प्रकार हमने अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है, 9th की क्लास के अंतर्गत पढ़ा है कि धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक उसी प्रकार हम प्रिय विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे अम्लों के अभिलाक्षणिक गुण। तो सार की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसकी अभिलाक्षणिक गुण, हर एक टॉपिक को क्लियर करते करते चलेंगे। आपकी बुक्स के अंतर्गत जितना भी दे रखा है उस बुक्स को टच किए बगैर सारा मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। ठीक है, आप तैयार हैं? हाँ, अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, अभिलाक्षणिक गुणों में से पहला जो गुण है अम्लों का, प्रिय विद्यार्थियों, क्या अम्लों का जो पहला गुण है वो गुण क्या है? अम्ल हमेशा स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल सदैव स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल है वो सदैव स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों अम्लों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी आप अम्ल को टेस्ट करोगे या जुबान से टकराओगे या जुबान टच करोगे अम्लों के, तो आपको खट्टा सा स्वाद आता है। जैसे नींबू को आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो नींबू के अंतर्गत कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सॉरी एसिटिक एसिड होता है। ठीक है ना, नींबू को देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो नींबू के अंदर प्रिय विद्यार्थियों यानी हमने लिखा है कि अम्ल सदैव स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और नींबू के अंतर्गत आपने देखा होगा एसिडिक नहीं होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो नींबू है उसके अंदर का जो खट्टा स्वाद आता है आपको जुबान पर लगाने पर, इसका मतलब है कि उसके अंदर अम्ल होता है। और अम्ल कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और नींबू की बात करें प्रिय विद्यार्थियों
किसकी? नींबू की। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। और इमली की बात करें प्रिय विद्यार्थी, कौन से वैसे चीजें आपकी किताब में नहीं है। इमली की बात करें तो इमली में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? टारटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और सिरके में, किसमें प्रिय विद्यार्थियों? जो सिरका होता है उस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सारी चीजें आपके बुक्स में नहीं दर्ज है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है ना। जहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, नींबू है, नींबू के अंदर और एप्पल है। ठीक है। उस एप्पल के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, एप्पल या सेब है, सेब में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल या एसिड। ठीक है। यानी सेब के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग जो सब्जियां, अलग अलग फ्रूट्स आपको बाजार में दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो खट्टी होती स्वाद में। ठीक है। उनमें से ये सारे अम्ल पाए जाते हैं। इन अम्लों की वजह से उनका जो स्वाद है वो चखने पर या टेस्ट करने पर खट्टा लगता है। ठीक है। तो ये थे अम्लों के गुण। और दूसरा है अम्ल जो होते हैं प्रिय विद्यार्थी, क्या है? तीसरा है अम्ल होते हैं वो प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ध्यान रखना, अम्ल जितने भी होंगे वो नेचुरल यानी प्राकृतिक जो सूचक है नीला लिटमस पत्र, उस नीले लिटमस पत्र को यदि अम्ल के अंदर आप डुबोगे, यानी उसका कोई भी हिस्सा या पूरा का पूरा आप उसमें डुबोगे, तो नीला कलर है वो परिवर्तित होकर के किसमें बदल जाएगा? लाल में। कहने का मतलब हुआ कि अम्ल होते हैं वो हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है ना। और नीला लिटमस पत्र क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नीला लिटमस पत्र या लिटमस पत्र है प्रिय विद्यार्थियों। ये लिटमस पत्र क्या है? ये एक प्राकृतिक सूचकांक है। ठीक है। जिसका उपयोग अम्लों और क्षारों का पता लगाने के लिए, अम्लों और क्षारकों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में ज्यादातर किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है ना। ये एक तो नीले रंग का होता है। ठीक है। और दूसरा लाल रंग का होता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, अम्ल होते हैं वो नीले रंग को लाल में बदल देते हैं, जो क्षार होते हैं वो लाल रंग वाले लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, यानी विपरीत होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आगे हम चलते हैं अगले गुण की तरफ। ये विद्यार्थी अम्लों के अगले गुण की बात करें, जो अम्ल होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वह धातुओं के साथ क्रिया करके, क्या अम्ल जब भी धातुओं के संपर्क में आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस है वह उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा अम्ल जब भी धातुओं के संपर्क में आते हैं तो वहां आपको हाइड्रोजन गैस है वो दिखाई देती है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है बुद्ध की आवाज आती है। ठीक है, जैसे बुद्ध बुद्ध ऐसे आपने देखा होगा। कहाँ देखा होगा? प्रयोगशाला में कहीं भी आपको मौका मिला होगा विज्ञान में, या उसके अलावा मैं जनरली आपको बताऊं तो जैसे कोई लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है, वगैरह है, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको जनरली हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। देखा, घर में से आप देख लेना, आप जैसे नींबू लाते हो, नींबू को कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। किसी भी मेटल, तांबा वगैरह कुछ भी नहीं। तांबे के ऊपर या कॉपर के ऊपर आप बूंद डालते हो नींबू की, तो वहां से साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी परत को हटा देता है उसके साथ क्रिया करके। इसलिए कभी भी अम्ल को या नींबू को या नींबू शिकंजी को किसी भी धातु के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। धातु के बर्तन में बनाओगे तो धातु के संपर्क में आकर के ये क्रिया करेगा, और क्रिया करने के फलस्वरूप विद्यार्थी क्या होगा? H2 गैस बनेगी, और आपका जो नींबू है या नींबू का पानी है या शिकंजी है वो स्वाद में कड़वी हो जाएगी। ठीक है ना, उसका स्वाद है बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। ये ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है? एक प्रकार से खिलवाड़ है। इसलिए जब कभी शिकंजी पीने का मन करे तो ज्यादातर आपको कांच के बर्तनों में बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था अम्ल। और अगली हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्षार। क्या है? क्षारक। अब हम बात करेंगे क्षारक।
और क्षारक को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक जैसा हमने अम्ल पढ़ा, अम्ल का ठीक विपरीत होता है, विपरीत गुणों वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ध्यान रखना, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब किसके साथ, जल के साथ क्रिया करवाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये क्या करता है, जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH माइनस आयन देता है। ध्यान रखना, क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। इस प्रकार की जो घटना होती है इसको हम कहते हैं क्षारक। ठीक है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिससे हमें H+ आयन प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं क्षारक। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, अपघटित का मतलब होता है टूट जाते हैं अपने मौलिक अवयवों में। ठीक है, अपघटित होकर के OH माइनस आयन देते हैं तो उसे क्षारक कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है, तो उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बात करें प्रिय विद्यार्थी क्षारक को तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के प्रिय विद्यार्थियों यदि OH माइनस आयन देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। और क्षारक का इंग्लिश में मानो तो बेस कहते हैं। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। तो ये जनरली बाईलैंग्वेज कुछ टर्म्स है इंग्लिश के, ये साथ साथ में आप लेके चलना। ठीक है, अब हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों। तो उदाहरण की बात करें तो मैंने अभी वहां देख करके समझाया था, दोबारा मैं लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये आपका एक प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के का मतलब होता है पोटेशियम और OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अब हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या, अब पढ़ेंगे क्षारकों के अभिलाक्षणी गुण। जिस प्रकार हमने अम्लों के अभिलाक्षणी गुण पढ़े थे उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि क्षार है, उन क्षारकों के भी कुछ गुण होते हैं, यानी उनको देख करके हम उनको टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि क्षारकों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, क्षारकों के अभिलाक्षणिक गुण, या हम जब क्षारकों की बात कर रहे हैं यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH माइनस आयन देते हैं तो हम क्षार कहते हैं। अब क्षारकों के उदाहरण के बाद हम क्षारकों के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, जब अम्ल कैसे थे, अम्ल प्रिय विद्यार्थी स्वाद में खट्टे होते थे, तो क्षारक है वो प्रिय विद्यार्थी क्या होंगे, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ध्यान रखना, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अम्ल खट्टे थे तो उसके विपरीत क्षारक है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कोई वस्तु आपको बाजार में अनभिज्ञ दिखाई दे, यानी जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, आप चेक कर लेना, स्वाद आपको कड़वा लगे, इसका मतलब वो क्या है, क्षार है। ठीक है, और दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है क्षारक, ये क्षारक है जो क्या करते हैं, यह लाल लिटमस पत्र होता है। लाल लिटमस पत्र मैंने पहले भी बताया क्या होता है, प्राकृतिक सूचकांक होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यदि कोई क्षार
विलियन पड़ा है, क्षारीय विलियन पड़ा है, उसमें आप लाल पत्र को या लिटमस पत्र को डुबाओगे तो जैसे ही डूबने के बाद में उसे अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। कौन? लिटमस पत्र, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि विलियन था वो क्षार था। इसे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने कहा ये प्राकृतिक सूचकांक है, प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारों का पता लगाने के लिए या जानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है जनरली, ठीक है ना। अब जो प्राकृतिक सूचकांक थे प्रिय विद्यार्थियों, अम्लों और क्षारकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अम्लों और क्षारकों का पता लगाने के लिए वो थे एक तो लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। कुछ ऐसे संश्लेषित का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों मानव निर्मित, ठीक है। अब मानव निर्मित सूचकांक, ठीक है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनके आधार से उनसे पता लगा सकते हो कि कोई विलियन है, वो क्षार है या अम्ल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है दोनों को, और उसका नाम है मैथिल ऑरेंज। पहला सूचकांक है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है मैथिल ऑरेंज। कैसा है? मैथिल ऑरेंज। ये मैथिल ऑरेंज है प्रिय विद्यार्थियों, ये एक संश्लेषित या कृत्रिम मानव निर्मित, जिसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों संश्लेषित, क्या कहते हैं? संश्लेषित या कृत्रिम सूचकांक, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैथिल ऑरेंज है, ये मैथिल ऑरेंज के विद्यार्थी एक प्रकार की पट्टिका होती है, इसके माध्यम से आप अम्ल और क्षार का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है प्रिय विद्यार्थी, वह है फिनोल फिनोल्फथैलीन, ठीक है ना। ये फिनोल्फथैलीन भी एक प्रकार का मानव निर्मित या संश्लेषित सूचकांक है, जिसके माध्यम से आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिनोल्फथैलीन। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे अम्ल और क्षारक तो हो गया। अब छोटा सा शब्द है क्षार। क्षार की हम बात करें जनरली तो क्षार, वैसे अम्ल और क्षार में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, सॉरी क्षारक और क्षार में, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली फर्क इसमें होता है क्षार में, ठीक है। क्षार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्काइल, ठीक है। अब एल्काइल या क्षार की हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो ऐसे क्षारक जो पानी में क्या होते हैं, ऐसे क्षारक या वे क्षारक, कौन से? वे क्षारक जो पानी में क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें प्रिय विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? उन्हें क्षार कहा जाता है, उन्हें क्षार कहते हैं। यानी वे क्षारक जो पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थी देखो तो वही के वही उदाहरण है NaOH और KOH। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्षारक और क्षार में ज्यादातर कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन क्षार है वो जनरली पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्षारक थे वो आप देख रहे थे पानी के साथ में क्या कर रहे थे? क्रिया करके अपघटित हो रहे थे और OH आयन दे रहे थे। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। उसके साथ साथ में आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण। या उससे पहले एक टॉपिक है, वो है अम्लों के प्रकार। जब हम अम्लों की बात कर ही रहे हैं तो अम्लों और क्षारकों के अलग अलग प्रकार होंगे। तो उसमें से अम्ल है कि विद्यार्थी वो प्रकृति में 2 प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अम्लों के प्रकारों की बात करें, अम्लों के प्रकारों की बात करें विद्यार्थी, तो अम्ल मूल रूप से क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? आइए जानते हैं। पहला है विद्यार्थी वो है परबल अम्ल। क्या है? परबल अम्ल। परबल अम्ल का मतलब होता है वे अम्ल जो मजबूती के साथ बंधे होते हो, यानी उसके जो बीच बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद हुए अम्लों के बीच में,
वो बंध है वो इतने प्रबल होते हैं कि आसानी से उसको नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार के अम्लों को आप कहेंगे प्रबल अम्ल। तो हम कह सकते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित होकर के क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, H+ आयन देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रबल अम्ल की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल, प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो क्या, जो जलीय विलयन में, प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जलीय विलयन में अपघटित होकर के या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर आयन देते हैं। क्या देते हैं, आयन देते हैं, ठीक है ना। कैसे आयन देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो हम कोष्टक में लिखें या ऐसे लिखें, H+ आयन देते हैं, ध्यान रखना। यानी वे प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर के H+ आयन देते हैं या तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखना, प्रबल अम्ल कहा जाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। इसका उदाहरण है, वो बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण की हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों किसकी, प्रबल अम्ल की, तो वो है, एक तो हमारा अभी लिखा था HCl, मैंने उस समय भी बताया था ये प्रबल अम्ल है। उसके अलावा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों के तीनों प्रिय विद्यार्थियों प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, इस अम्ल को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, आपके स्टोमक या आमाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, स्टोमक या आमाशय में पाया जाता है, ध्यान रखना। कौन, HCl। और ये है, इसको आप सोरे का तेजाब कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, सोरे का तेजाब। और ये है जो ये अम्लों का राजा कहलाता है, ध्यान रखना, अम्लों का राजा। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज बार बार आप लाओगे दिमाग में, बार बार आंखों के सामने लाओगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। HCl है, ये आपके स्टोमक में पाया जाता है। HNO3 है, ये सोरे का तेजाब कहलाता है। H2SO4 ये अम्लों का राजा कहलाता है। इन तीनों का विस्तृत रूप से अध्ययन जब हम करेंगे, तब जब डाइजेशन वगैरह सिस्टम ऐसी कोई प्रोसेस आएगी, उस प्रोसेस के अंतर्गत ये सारी चीजें हम ढंग से पढ़ेंगे कि आपके स्टोमक में HCl क्यों पाया जाता है, इनमें से दूसरे वाले अम्ल है ये क्यों नहीं पाए जाते, ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से है। अगली बात करें प्रिय विद्यार्थियों प्रबल अम्ल की विशेषताओं की, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रबल अम्ल की विशेषताएं। कुछ ऐसी खास बातें होती है प्रबल अम्ल की विशेषताएं, कुछ ऐसी खास बातें होती है प्रिय विद्यार्थी जो प्रबल अम्ल से रिलेटेड बहुत कुछ बयां करती है, ठीक है। तो हम उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, मैंने कहा जब भी प्रबल अम्ल होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वह प्रबल अम्ल होंगे वो पानी में क्या करेंगे, पानी में पूरी तरह से आयनित होते हैं। क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनित या आयन देते हैं, ठीक है। आयन H+ जो आयन है, ठीक है ना, कोष्टक में लिख दो, हाँ। यानी जो प्रबल अम्ल होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी के साथ में पूर्ण रूप से आयनित देते हैं, यानी आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। दूसरा है ये अधिक मात्रा में, दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों इसकी विशेषता, वो है ये अधिक मात्रा में आयन देते, पूरी रूप से यानी पूर्ण रूप से यदि आयनित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। कैसा, H+ आयन
देते हैं। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, अभिलाक्षणिक विशेषता है। किसकी है, परबल अम्लों की। ठीक है, अगली हम बात करें, इसका पीएच मान है प्रिय विद्यार्थियों, किसका, परबल अम्लों का पीएच मान है, इसका पीएच मान है वह प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, 0 से लेकर के 0 से 3 तक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पीएच मान का जो स्केल है वो देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अंत में 14। जो जो जितना ज्यादा 7 से लेकर के 0 से लेकर के जो 7 तक है, यहाँ ये हमेशा अम्ल दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जिसका मान 0 के नजदीक होगा वो उतना ही अम्ल ज्यादा परबल होगा। कैसा होगा, परबल होगा। और जितना ज्यादा 0 से दूर जाएगा वह उतना ही अम्ल है वह दुर्बल होता जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 8 से लेकर के 14 तक, 8 से लेकर के 14 तक जो ये है विद्यार्थियों, इसको हम कहेंगे क्षारक। क्या कहेंगे, क्षारक। यानी जो ज्यादा 14 के नजदीक होगा वो ज्यादा क्षारक होगा, प्रबल क्षारक होगा, और जो 8 के नजदीक होगा वो दुर्बल क्षारक होगा, ध्यान रखना। ये स्केल जो है, ये पीएच स्केल आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसका मान या इसका पीएच मान है वो 0 से लेकर के 3 के बीच में होता है, इसलिए ये ज्यादा 0 के नजदीक है, इसलिए इसको परबल अम्ल माना जाता है। ठीक है, और ये परबल अम्ल होने की वजह से या इसका पीएच मान अधिक होने की वजह से ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, या जैसे ही पदार्थ किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन, परबल अम्ल। तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि परबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित बताते हुए इसके अभिलाक्षणिक गुणों की या विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो आप लिखोगे परिभाषा, परिभाषा के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद लिखोगे हरी डालकर परबल अम्ल की विशेषता है, उसमें लिखोगे पानी में पूरी तरह से आयनित होकर के आयन देते हैं, ये अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसका पीएच मान है वो 0 से 3 अर्थात बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, ये बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए हर एक पदार्थ के संपर्क में आने पर अति शीघ्र क्रिया करते हैं। कौन, परबल अम्ल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अगली वो करेंगे दुर्बल अम्ल की। अम्लों के प्रकार पढ़े तो परबल अम्ल हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे इसकी आगे, तो आगे है दुर्बल अम्ल। क्या है, वो है दूसरा प्रिय विद्यार्थियों दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की प्रिय विद्यार्थियों बात करें तो दुर्बल अम्ल ठीक जो प्रबल अम्ल हमने पढ़ा था उसके ठीक विपरीत होगा। ठीक है ना, अब यहां बात करें तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर के H+ आयन देते हैं, आंशिक रूप से आयन होकर के आंशिक आयन या आंशिक H+ आयन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, दुर्बल अम्ल कहेंगे। परिभाषा में लिखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित होकर के प्रिय विद्यार्थियों क्या करते हैं, आंशिक आयन देते हैं। क्या करते हैं, आंशिक आयन देते हैं। तो आंशिक आयन देने वाले अम्लों को क्या कहेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, तो उन्हें हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं या आयनित होकर के आंशिक रूप से आयन H+ आयन देते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। और ये जैसे परबल अम्ल पढ़ा था ठीक उसके विपरीत होगा, दुर्बल अम्ल परबल के ठीक विपरीत होंगे। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में प्रिय विद्यार्थी बात करें दुर्बल अम्ल की, तो ये दुर्बल अम्ल की विशेषता है,
अभिलाक्षणिक विशेषताओं की बात करें दुर्बल अम्ल की, तो ये पानी में पूरी तरह से नहीं टूटते। ठीक है, पहला है ये पानी में पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों विशेषताओं की, तो ये क्या करते हैं, ये है जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। कौन? दुर्बल अम्ल। ये कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। ठीक है, और इसका जो पीएच मान है प्रिय विद्यार्थियों, दुर्बल है तो किसके नजदीक होगा? 7 के। तो इसका पीएच मान प्रिय विद्यार्थियों 4 से 8 के मध्य होता है। ठीक है, मैंने कहा 4 से लेकर के या 0 से लेकर के 8 की तरफ जो जितना ज्यादा होगा 8 के नजदीक, उतना ही अम्ल कैसा होगा प्रिय विद्यार्थियों? दुर्बल होगा। ठीक है, फिर 4 से लेकर के 6 के बीच है ना, हाँ 7 तक तो अम्ल होता ही है, 7 के बाद में उदासीन, और फिर 8 से 14 क्षार। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया तीसरी इसकी विशेषता। ठीक है, और अगली हम बात करें चौथी विशेषता की, तो ये परबल अम्ल है, उसकी अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। परबल अम्ल की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। ठीक है ना, ये जो है ये परबल अम्ल की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। कौन? दुर्बल अम्ल। ये थे अम्लों के प्रकार। ठीक है, अब हम अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, जहां तक आपको किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, ये जो आपकी 10th की बुक है, इस 10th की बुक में मैं क्रमिक रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें बुक्स में उठा करके आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप घर जाकर के पढ़ना। कोई भी चीज छूटी हो या रह गई हो तो मुझे बताना, मैं उसको दोबारा व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। आज सबसे पहले इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर एक बच्चा इसको क्लास को 0 से लेकर के अंत तक देखें, और देख करके अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और आप जब इससे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, और यही हमारी खुशी है कि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके आगे बढ़ें और अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करें। इसी आशा और शुभकामना के साथ पुनः आपको कहूंगा कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हम पढ़ेंगे अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। आप एक बार घर से भी पढ़ के आना। धन्यवाद।